20, 25, 30 मिनट में कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसी बातें बता पाए जो कुछ विशेष नहीं, बस हमारा एक जर्नी है। हम जिस रास्ते पर चले, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ शब्द ऐसी बातें हो जिससे आपका कुछ फायदा हो जाए। हालांकि मेरे अंदर में वो शब्दों की वो जादू जो ब्रह्म जी के अंदर में मेरे अंदर में नहीं है, मेरे अंदर में वो कला नहीं है। मैं बिल्कुल ही साधारण सा आदमी, जैसे आप हैं वैसे मैं, बिल्कुल साधारण आदमी आपकी तरह मैं, कोई विशेष अलंकृत व्यक्ति मैं नहीं हूं। एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय जो कह लीजिए परिवार में पैदा हुआ। पटना में पढ़ाई लिखाई अच्छी की हमने, अच्छे मार्क्स आते थे। आजकल के बच्चों की तरह 99.97 तो नहीं आते थे, लेकिन मैथ्स में 99 नंबर आते थे। आज से 30, 35, 40 साल पहले, जिस समय 60% आना ही अच्छी बात कही जाती थी, तो पढ़ाई में कमजोर तो नहीं था। सपने बचपन से बहुत बड़े बड़े थे, सपने कभी छोटे नहीं थे। परिवार की आय की साधन सीमित थी, नौकरी पेशा, मेरे फादर नौकरी क्या करते थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बचपन से एक कांटा घुस गया था। कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे अंदर एक कांटा घुस गया था कि कहीं भी क्लर्क की नौकरी नहीं पकड़ेंगे। मैं फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेंगे, नौकरी कोई खराब नहीं होती है, नौकरी सभी अच्छी होती है, लेकिन एक कांटा घुस गया था तो घुस गया था। तो उसको पूरा करने के लिए मैं 19-20 साल में ही ग्रेजुएशन करते करते मैंने एमआर की जॉब पकड़ ली। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया उससे अच्छा तो कहीं क्लर्क ही था, है ना? लेकिन वो अलग बात है। बहुत सारे जॉब हुए, बैंक में क्लर्क की जॉब हुई। मेरे पिताजी, मेरे पापा मुझे बहुत समझाते रहे, बेचारे पटना से ट्रेवल करके धनबाद आए कि बेटा वहां ज्वाइन कर जाओ। मैंने उन्हें बहुत कोशिश किया समझाने का, और मैंने ज्वाइन नहीं किया। वो समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो कांटा घुसा हुआ था। घुसा हुआ था, उसे कोई निकाल नहीं सकता था। वो दौर ऐसा था जिस समय बहुत सारा नौकरी की वैकेंसी नहीं निकल रही थी, कुछ राजनीतिक रूप से कुछ और चैलेंजेस थे, और मेरा उम्र भी 21 साल हुआ नहीं था, तो आपको कोई और दूसरी जॉब, अच्छी जॉब जो मैं चाहता था मिल नहीं सकती थी। तो मैं 3, साढ़े 3, 4 साल मैंने लुपिन और ग्लैक्सो में मैंने एमआर का जॉब किया, और वो जो भी मैंने बखूबी किया, ऑल ओवर इंडिया में मैं टॉप 7 एमआर में पहुंच गया, और मेरी वहां प्रमोशन एरिया मैनेजर में हो गई, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तब तक मैंने 1 महीना का छुट्टी लिया, और भारतीय स्टेट बैंक में पीओ की नौकरी निकली थी, और मैंने उस समय तैयारी किया 1 महीना का छुट्टी लेकर के, और मेरा भारतीय स्टेट बैंक में चयन हो गया। लगा कि जिंदगी तो अब सेट हो गई, अब तो जो चाहेंगे वो पालेंगे। लेकिन 2 ही साल जॉब करते करते ये समझ में आ गई बात कि इस जॉब से पेट तो भर जाएगा, जिंदगी तो बीत जाएगी, लेकिन जो सपने हैं वो नहीं पूरे होंगे, जिंदगी तो कट जाएगी। जिंदगी के लिए क्या चाहिए? जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मिल जाएगा। छोटी मोटी इज्जत चाहिए, मिल जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब उस समय बहुत अच्छा जॉब कहलाता था। आज जो भी रहे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उस समय अच्छा, बैंक के दामाद हम लोग कहे जाते थे। हम लोग से 2 साल कोई काम नहीं कराया गया, मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, है ना? स्केल मैंने हमसे 2-3 स्केल के ऊपर सीनियर अधिकारी को भी हम लोग से बोलने का वो अंदर से उनको हिम्मत नहीं होता था कि डायरेक्ट रिक्रूट है, इससे बोले तो कैसे बोले, आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो बहुत अच्छा। सेल्फ इमेज उनका लो हुआ करता था, हम लोग का सेल्फ इमेज बहुत हाई हुआ करता था, तो उसका हम लोग नाजायज फायदा उठाते थे, और 2 साल हम लोग मस्ती करते थे। लेकिन उस 2 साल में समझ में आ गई थी बात कि इससे चाहत नहीं पूरी होगी, जिंदगी बीत जाएगी। जिंदगी के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए दोस्त, जिंदगी के लिए आपको रोटी, कपड़ा और एक छत चाहिए, जो किसी को भी मिल जाता है, कोई बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि भिखारी भी पेट भर लेता है, भिखारी भी तन पे कपड़ा ढक लेता है, और भिखारी भी कहीं सो जाता है, रात में कहीं ना कहीं सो जाता है। लेकिन यदि आपकी चाहतें बड़ी हैं तो आपको कुछ और बड़ा करना होगा, और मेरी चाहतें बड़ी थी। मुझे वो जॉब पसंद नहीं था। मेरे ड्राइंग रूम में बहुत सारे बिजनेसेस का प्लानिंग बना, आधारशिला रखी गई, सब कुछ हो गया, नारियल फोड़ दिया गया ड्राइंग रूम में। लेकिन जब पैसे लगाने की बात आई तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। ना बाबा ना, ये 10 लाख रुपया कौन लगाएगा? डूब गया तो जो भी है वो भी चला जाएगा।
5 लाख कौन लगाएगा? डूब गया तो कहां से आएगा वापस? समय का अभाव, 16 घंटा 12 घंटा 14 घंटा बैंक में नौकरी करना है, उसके ऊपर ट्रांसफर का भूत, 1.5 से 2 साल में ट्रांसफर, क्या करेंगे? पत्नी का विरोध, नौकरी कीजिए चुपचाप से, कहां बिजनेस कर रहे हैं? तो ड्राइंग रूम में बना, वहीं पर खत्म हो गया। और यही सब करते करते एमवे 2-3 बार मेरे पास आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे लाए थे, एमवे दिए थे मेरे सामने में प्रपोजल लाए थे, या तो उनका अप्रोच पसंद नहीं आया, या तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एमवे भी कुछ हो सकता है। तभी मैंने किसी अपने एक मित्र को सुना कि वो एमवे में ज्वाइन कर गया है, मुझे लगा कि फंस गया, पहला रिएक्शन फंस गया। फिर दूसरी बार ये बात समझ में सुनने में आया कि वो 5,000 का इनकम करता है। फिर मैं हंसा, साबुन बेच के 5,000 रुपया कैसे कमाता होगा? फिर मैं सोचा, साबुन बेच के 5,000 कमाने का मतलब है कि 50 पैसा का मार्जिन होगा साबुन में, आज से 18-19 साल पहले। तो 5,000 का इनकम का मतलब कि 10,000 पीस साबुन बेचता होगा। 10,000 पीस साबुन बेचने का मतलब है कि 300 पीस पर दिन बेचता होगा। तो जो बैंकर पूरी फुल टाइम बैंक में जॉब करता है, वो कैसे 300 पीस बेच सकता है? कोई डॉक्टर जो पूरा दिन क्लिनिक में बैठता है, वो कैसे 300 पीस बेच सकता है? वो इलेक्ट्रिशियन बेचता होगा घूम घूम करके डोर टू डोर, ये कैसे बेच सकता है? इसका मतलब कुछ है इसके अंदर में। और वहां से हमने अपना आई साइट से माइंड साइट की तरफ मैंने कन्वर्ट किया। 2 चीज, आई साइट, आप वहां बैठे हैं, आपको यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है? राकेश कुमार दिख रहा है, आपको स्टेज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये आपका आई साइट, आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग का माइंड साइट होगा जो मॉरिशस में होंगे, जिस समय मॉरिशस चल रहा था पिक्चर। कुछ लोग बाकू में होंगे, कुछ लोग अंतालिया की जब बात हुई तो अंतालिया चले गए होंगे, कुछ लोग को अंतालिया बाकू मॉरिशस पसंद नहीं है तो लंदन चले गए होंगे। वो उनका माइंड साइट है, वो मन की शक्ति से सोच रहे हैं कैसे हो सकता है। आंख की दृष्टि से तो बस वही दिख रही जो सामने दिख रही है। आंख के आई साइड से आप सिर्फ इस हॉल को देख सकते हैं, माइंड साइड से आप अभी चंद्रमा पे भी जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। आपकी सोच असीमित है। मैंने भी सोचा कि ये 50 पैसे के मार्जिन से नहीं कुछ हो सकता है 5,000 का इनकम। इसका मतलब यह बिजनेस जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है, उसे देखना पड़ेगा। और राकेश कुमार ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। बिजनेस को स्टार्ट करने का कोशिश किया। पत्नी ने बोला कि कहां बिजनेस, फिर बिजनेस ले आए। मैंने कुछ लाया था मटेरियल, सीडी सुनने के समझने के लिए, मैं मना किया इन्होंने। मैंने उस समय थैंक गॉड की बुद्धिमानी का परिचय दिया, इनको समझाया नहीं, इनसे बहस नहीं किया, बिजनेस छोड़ दिया नहीं, बिजनेस कर लिया। मैंने सोचा कि एक कड़का एक कड़की को क्या समझाएगा, एक कड़की एक कड़के को क्या समझाएगी, हम दोनों मिलकर भी करोड़पति कैसे बन सकते हैं। इसलिए चुप रहो, जो इस रास्ते पर ज्ञानी है उसको पीछा करो, उसके साथ चलो। और हमने वही काम किया, और वही काम करते करते मैं आगे बढ़ता चला गया। और इस काम में हमारी पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं कुछ बताना चाहूंगा, इनका अमूल्य योगदान रहा। और इस योगदान में आपको कुछ और नहीं मिल सकता है, ये संभव नहीं था। मैंने पहले बोला कि हमें वो शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे नकल करना पड़ेगा, लेकिन नकल करके कोई भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो इनका योगदान के बारे में ऐसा मैं बोलूं, मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा जो इन्हीं के बारे में है। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के नायक, तुम्हें क्या करना है लोरी से। हमारी पत्नी ने ये लोरी की बातें या छोटी मोटी आनंद की बातें, इन सबको ठुकरा कर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस बिजनेस में पिछले 18-19 वर्षों में इन्होंने जो चैलेंज, जो अपने को चेंजेस किया, जो चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया, जो इन्होंने ओवरकम किया, मैं उसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अब माइक उन्हें देता हूं, आप उनसे कुछ शब्द सुने, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो ओवर टू डायमंड गोइंग क्राउन मिसेस सीमा। मैं लेडीज से कहना चाहूंगी कि ऐसा सर्टिफिकेशन आप चाहती हैं तो इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। सबसे पहले चलिए, मेरा नाम सीमा हुआ, और सबसे पहले मैं गॉड का थैंक्स करती हूँ जिनकी वजह से आज ये स्पेशल दिन हमारे लाइफ में आया। फिर मैं अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज, अपने बच्चों, सबका थैंक्स करती हूँ
जिनकी ब्लेसिंग रही हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में, सबने बहुत सपोर्ट दिया है। फिर मैं सारे यहाँ पे ऑफिसर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारे बिजनेस के सफ़र को पूरा करने में। फिर मैं अपने सारे अपलाइन का थैंक्स करती हूँ जो हमें बिजनेस में लेके आए या जिन्होंने हमें समय समय पर गाइड किया। फिर मैं अपने सारे टाइगर टीम का थैंक्स करती हूँ जो शुरुआत के समय में थे या जो अभी है, जो हमारे साथ चल रहे हैं। फिर मैं यहाँ बैठे सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे आज इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, ट्रांसफरेबल जॉब में थे। ट्रांसफ़र होते हुए हम लोग पटना आए, वहीं से IAS होके मेरे पापा ने रिटायरमेंट लिया। मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी, पापा की सबसे दुलारी, थोड़ी जिद्दी भी थी और बहुत ही बचपन हम लोग का बहुत रॉयल था। कुछ भी चीज़ की कमी नहीं थी। मांगने से पहले ही समझिए वो पूरा हो जाया करता था। पापा आँख से देख के समझते ही कोई भी चीज़, कभी भी कोई डिमांड, कभी भी कुछ रुकता नहीं था, तुरंत वो चीज़ मिल जाया करता था। तो बहुत अच्छे से बचपन बीती। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरी होते होते शादी हो गई। शादी हुई तो हस्बैंड स्टेट बैंक में थे, जैसा कि इन्होंने बताया, स्टेट बैंक में थे। पटना में हमारा ससुराल भी था और मेरे भाई में ही अकेले 3 नंदे थी हमारी और कंफर्टेबल लाइफ थी हमारे। लॉस भी हमारे साथ में थे, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। और मुझे लेकिन एक छोटा सा वाक़या याद है कि मैं एक बार शादी के कुछ दिन ही बाद मैं इनके साथ शॉपिंग पे गई थी और शॉपिंग करके हम लोग लौट रहे थे जस्ट, और वहीं पे एक शॉप पे आगे डिस्प्ले साड़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई और मैंने इनसे पूछा कि ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लेनी है। साड़ी तो हम लोग ले लिए, लेकिन इन्होंने पूछा कि क्या प्लान की थी, इसके लिए प्लान करके आई थी। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि साड़ी के लिए भी प्लान करना होता है क्या। तो शादी भी कम उम्र में हुई थी और थोड़ा बचपना भी था और पता नहीं था कि ज़िंदगी में बहुत कुछ प्लान करके चलना होता है। अपनी मदर इन लॉ को भी देखा था कि वो हर एक चीज़ की एक एनवेलप तैयार रखती थी। कुछ भी हुआ तो जाओ सीधा देख लो कबर्ड में रखा हुआ एनवेलप निकाल के टैक्स पे कर दो, या सब्जी है तो वहाँ से निकाल लो। तो मुझे लगा था कि हर चीज़ की एक बनी हुई। तो उन्होंने बताया था कि नहीं, सैलरी जिसको मिलता है ना, जो सैलरी होल्डर रहते हैं उनको ऐसे ही करना होता है, तभी वो कंफर्टेबल रहता है। हर चीज़ हम लोग पूजा से लेके सब चीज़ का एक अलग तैयार रखते हैं, एनवेलप तैयार रहता है और उसी से हम लोग पूरी महीने का खर्च करते हैं। ये सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी इस तरह से ज़िंदगी में चलना पड़ता है। फिर ट्रांसफ़र इनकी रांची हुई, हम लोग रांची आ गए। रांची आने के बाद हस्बैंड जैसे उन्होंने बताया कि ये अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें कुछ कुछ करना था। और मुझे भी रॉयल ज़िंदगी की एक हैबिट थी। मैंने देखा था पापा को कि कितने अच्छे से वो मतलब ज़िंदगी को जिए था। मम्मी के पास हमको नहीं लगता है कभी भी किसी चीज़ के लिए मैंने कुछ सोचना था, तो कहीं भी कुछ जाना था तो वो हमने देखा था और बहुत अच्छी ज़िंदगी थी उनकी। तो इस तरह से हम लोग का ज़िंदगी चल रहा था और ये हमेशा चाहते थे देख के मुझे कि मैं कुछ करूँ। ये मुझे भी सेट करने की कोशिश में लगे रहते थे। जब जैसे बच्चों के एडमिशन के लिए गए तो वहाँ प्रिंसिपल से बात कर लिया, लेकिन मैं बहुत आलसी थी और मैं कुछ करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड खूब कमाए और मैं आराम से रहूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। बहुत चीज़ों की डिमांड रहती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मुझे नहीं करना, तो मैं चुप लगा जाती। तो लाइफ धीरे धीरे ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ से बदल रही थी। 2 बेटियाँ आ गई थी, लेकिन हस्बैंड देखते ही रहते थे। ऐसे ही इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मन नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन कुछ दिन बाद इसके एक मीटिंग में गए तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इस तरह से लोग बैठे थे, कपल में थे और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। बढ़िया प्लान चल रहा था। प्लान भी जो दिखाए थे काफ़ी एनर्जेटिक वो स्पीकर थे, तो बहुत अच्छा लगा। तब लगा, डिसाइड किया कि नहीं, इस बिज़नेस को हम लोग ज़रूर करेंगे। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। सबसे पहला जो चीज़ था वो चेंज करना तो प्रोडक्ट को था। प्रोडक्ट के लिए खुद को कन्विंस कर लिया कि जैसे सब लोगों को लगता है कॉस्टली है, मुझे भी लगा था, लेकिन कन्विंस कर लिया कि नहीं, प्रोडक्ट को यूज़ करके पैसा आएगा, मेरे सपने पूरे होंगे। तो वो धीरे धीरे कर लिया। लेकिन दूसरा काम जो था खुद को चेंज करना, ये बड़ा कठिन था, क्योंकि ये बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरे नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्योंकि स्टेज पे ऐसे बात करना, लोगों को प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट को सेल करना, ये सब मैं कभी ज़िंदगी में दूर तक नहीं सोच सकती थी कि ये सब काम कभी भी मुझसे होगा।
कैसे मैं किसी को प्रोडक्ट सेल करूँगी, बताऊँगी, दोस्ती करूँगी। मुझे तो लोग कहते हैं कि 2 लेडी बगल में बैठ गई तो तुरंत में सब हाल चाल पता चल जाता है 2 घर का। लेकिन मैं इतनी शांत रहती थी कि अगर 2 लेडी बैठी हो मैं नहीं जानती हूँ तो मैं घंटों ना बोलूँ, चुपचाप उठ के वहाँ से अपने घर चले आऊँ। तो बहुत कम बोलती थी, बोलने से भी डर लगता था, दोस्ती करने से भी डर लगता था, और यही काम था इस बिज़नेस का। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, इस बिज़नेस से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, मेरी लाइफ में स्टाइल ऐड हो सकता है, तब मैंने खुद को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। खूब सारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली, खूब सारी मीटिंग्स अटेंड की, और जो काम से डर लगता था उस काम को खूब किया। थैंक यू। और करते करते लेडीज जो बिजनेस बिल्ड कीजिएगा तो हस्बैंड ऐसे सेवा करेंगे आपकी। और काम करते करते जैसे प्रैक्टिस नहीं हो गई, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस हो गई और डर खत्म हो गया। धीरे धीरे जो हमारा फियर था वो फेथ में बदलने लगा, और काम करने में मजा आने लगा, एंजॉय करने लगी काम को। फिर धीरे धीरे खुद को इंडिपेंडेंट भी बनाया। हर छोटे बड़े काम के लिए हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, हर काम हस्बैंड के साथ होता था, लेकिन उस चीज़ से हस्बैंड को फ्री किया। ये सिर्फ जॉब और बिजनेस करते हुए मैं सारे कामों को संभाल लिया। बिजनेस का भी ओनरशिप लिया अपने हाथों में, कार ड्राइव करना सीखा। रांची में एमवे ऑफिस जाती थी, वहाँ फॉर्म भरती थी, लोगों की ज्वाइनिंग कराती थी, साथ में ट्रेनिंग करती थी, प्रोडक्ट डेमो करती थी। वो हर एक काम जो बिजनेस के लिए ज़रूरी था वो हर एक काम करने लगी, और धीरे धीरे खुद में कॉन्फिडेंस भी आने लगा, मज़ा आने लगा। तो इस तरह से बिजनेस हमारा आगे बढ़ने लगा। बच्चों को भी मैनेज किया। जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो दोनों बेटियां बहुत छोटी थी, दोनों को घर में, जब मीटिंग में थे दोनों को घर में बंद करके जाती थी। लेकिन बिजनेस को ही, बच्चों को ही रीज़न बनाया, बच्चों को कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्हीं ही रीज़न बनाया। लगा कि नहीं, बच्चों के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो सब कुछ मैनेज हो गया। बिजनेस को हमेशा सेंटर पे रखा। क्या होता था, जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो बहुत हम एक्साइटेड होते हैं, लगता है कि तुरंत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन तुरंत तो कुछ होता नहीं। बिजनेस है, जनते जनते थोड़ा वक्त लगता है, लोग धीरे धीरे पेशेंस लूज करने लगते हैं, और कुछ भी होता है तो सबसे पहले बिजनेस को किक कर देते हैं। घर में अगर फंक्शन है, शादी है, तो बिजनेस को किनारे कर दिया, एग्जाम है तो बिजनेस को किनारे कर दिया। तो हम लोगों ने वो काम नहीं किया, हम लोगों ने बिजनेस को सेंटर में रखा और सब कामों को मैनेज किया। और देखिए धीरे धीरे सब काम भी, कोई काम रुका नहीं, सब काम होता चला गया। तो इस तरह से बिजनेस को प्रायोरिटी में रखा, बिजनेस को सबसे पहले बिजनेस पे ध्यान दिया, उसके बाद कामों को किया। हस्बैंड के साथ बच्चों को शाम में पढ़ा देती थी, दिन में ही पढ़ा लेती थी, दिन में ही उन लोग का होमवर्क करा लेती थी। शाम के समय खुद को फ्री रखती थी, ताकि हस्बैंड यदि जॉब से आए, कोई अपॉइंटमेंट बुक है तो उनके साथ डेमो पे जाए, प्लान पे जाए, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे जाए, या हमारे घर पे कोई आए तो हम उनको एंटरटेन करें। रात का डिनर भी पहले प्रिपेयर कर लेती थी, कोई बहाना नहीं था, इसलिए कि खुद का बिजनेस था। और पता चल गया था कि 2 बच्चे हमारे हैं, 2 बेटियां हमारी हैं, कल को ससुराल चली जाएंगी, हमारे साथ रहेंगी नहीं। लेकिन ये जो तीसरा बच्चा, ये बिजनेस हमारा है, यदि इसको हम बच्चों की तरह पाल लेंगे तो ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और ये जो बच्चा, तीसरा बच्चा है, वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी ख्याल रखेगा, और बहुत सारे बच्चों का ख्याल यहाँ पे इस बिजनेस के द्वारा मैं रख पाऊंगी। इस चीज़ का मन पे भरोसा था, इसलिए इस बिजनेस को लगातार बिना किसी बहाने के बिल्ड करते चली गई। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हर वो एक काम आप जो कर रहे हैं आज, आप सोचेंगे वो भी हम करते रहें और हम बिजनेस भी करते रहें, कुछ भी हम छोड़े नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। सक्सेस के लिए और अनसक्सेस के लिए, दोनों के लिए प्राइस को पे करना पड़ता है। यदि आप सफलता के लिए नहीं प्राइस पे करेंगे तो असफलता के लिए करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हमने सोचा सफलता के लिए ही प्राइस पे करें। क्या प्राइस पे करना था? छोटा छोटा, मेरी बेटी आउटस्टैंडिंग थी, उसका प्राइस नाइट डे रहता था और हमारा बीबीएस होता था। उसी टाइमिंग ही भाई, 4 बजे से उसका प्राइस नाइट डे है, 4 बजे से हमारा बीबीएस। अब मेरे सामने चॉइस थी कि मैं बीबीएस में जाऊँ या उसके प्राइस नाइट डे में जाऊँ। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे बीबीएस में जाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इससे हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो मैं बेटी के साथ बड़ी वाली बेटी को भेज देती थी। खराब है तो सबके पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, पेरेंट्स तो इवन पेरेंट्स मीटिंग में नहीं सोचते हैं। और प्राइज नाइट डे बच्चों के लिए कितना बड़ा वो सेलिब्रेशन है, लेकिन उसमें नहीं जाती थी। बच्चे वहाँ पे जाके करके चले आते थे, मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं बीबीएस अटेंड करती थी। भाई की शादी थी, बहन का बहुत अरमान होता है कि एक सप्ताह जाके रहे, एंजॉय करे, लेकिन हमारा प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में मैं नहीं गई, एक दिन के लिए भागते दौड़ते गई और जाके चली आई। इस तरह से बेटी का बर्थडे रहता था समर में, छोटी वाली बेटी का।
हर उसके बर्थडे में समर कॉन्फ्रेंस उसी डेट में। मेरे सामने था चॉइस था कि मैं न जाऊं, लेकिन मैं हमेशा जाती थी, केक मंगा के रख देती, दोनों बेटी मिलकर काटती, हमें समर कॉन्फ्रेंस अटेंड करती। तो इसका रिवॉर्ड मिला। आज बड़ी वाली बेटी इस बिजनेस में फाउंडर्स प्रेगनेंट में हमारे साथ हर एक फॉरेन ट्रिप में साथ रहती है। छोटी वाली बेटी की भी लाइफ में स्टाइल ऐड हो गया है, वो हर एक चीज़ जो वो चाहती है वो करती है, किसी चीज़ के लिए भी उसको सोचना नहीं है। तो ये सिक्योरिटी बिजनेस को करके हम लोगों ने किया। देखिए चीटी की फिलॉसफी को आपने देखा होगा, चीटी को देखा होगा, जब चीटी चलती है तो लगातार चलती रहती है। आप अगर उसके सामने एक पेन रख दीजिएगा ना, साइड से होके चलने लगेगी, लेकिन वो चलती रहेगी। कब तक? जब तक आप उसको मार न डालें। वो कभी क्विट नहीं करती, चलती रहती है। उसका दूर का देखिए विजन, वो समर में निकलती है, विंटर के लिए काम करती है। वो हमेशा उसका फोकस रहता है कि विंटर में, ठंडा में हमको ना निकलना पड़े और हम पहले से ही उसके लिए खाने का इंतजाम कर लें। और कब तक? जब तक वो कर सकती है तब तक वो जी भर के वो काम करती है उस चीज के लिए। माइंड उसका हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा चाहती है विंटर के बाद फिर समर आएगा, फिर हम लोग बाहर निकलेंगे, कभी भी क्विट नहीं करती है। इस चीज को हम लोगों ने भी सीखा कि कभी बिजनेस को क्विट नहीं करना, चलते रहना है। देरी हुआ, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन फिर भी हमने रेस कंप्लीट किया, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। जो इस बिजनेस को छोड़ा नहीं है वो सब कोई सफल हुआ है, आगे पीछे, लेकिन हर कोई सफल हुआ है। इस चीज को हम लोगों ने ध्यान में रखा। फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर भी ध्यान रखा। हम लोग बहुत गर्मी जमशेदपुर में थी जब हम लोग आए थे, और फटाफट सबके घर में एसी लग रहा था। इनके पास भी पैसा था, हम लोग एसी लगवा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने गोल लिया था कि हम लोग प्लैटिनम जाएंगे तब हम लोग एसी लगवाएंगे। तो हम लोग उस गर्मी में काम नहीं बिजनेस बिल्ड कीजिएगा तो सिर्फ आपको पानी पिलाना पड़ेगा परिवार को, अदरवाइज हस्बैंड भी पानी पिलाता रहेगा। तो हम लोगों ने गोल ले रखा था कि नहीं, बिना प्लैटिनम जाए हम लोग एसी नहीं लगवाएंगे। तो हम लोग काम करते रहते, गर्मी में ही काम करते, रात में भी काम करते, सब लोग एसी में घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हम लोग दो कोई निकल के बाहर रोड पे काम कर रहे हैं। तो भगवान ने रिवॉर्ड दिया, प्रेगनेंसी अचीव हुआ, हम लोगों ने सारे रूम में एसी लगवाया। तो इस तरह से कुछ लक्ष्य के लिए कुछ टारगेट भी बनाना पड़ता है, कुछ टारगेट फिक्स करना पड़ता है, तभी आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने भी कमिटमेंट लिया। पहला चीज जो होता है वो कमिटमेंट लेना होता है, उसको अनाउंस करना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम लोग प्लैटिनम जाएंगे तो एसी लगवाएंगे। तब दूसरा सी आता है करेज। तब आपको क्या लगता है? आपको डर लगता है कि अब हमने बोल तो दिया है, लेकिन हमको करना होगा। आपको हिम्मत जुटाव करना पड़ता है कि नहीं, अब हमें करना है। तब जाके फिर तीसरा सी आता है, वो है क्रिएटिविटी। आप आइडियाज लाते हैं, सोचते हैं कि वो कैसे करना है इस काम को। तब फिर जाके चौथा सी आता है, वो है कैपेबिलिटी। तब आपको लगता है धीरे धीरे कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, नए आइडियाज ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं हम कर सकते, हो जाएगा। तब फिर आपको जाके पांचवा सी आता है, वो है कॉन्फिडेंस। तब आप में आ जाता है कॉन्फिडेंस, नहीं हम कर सकते हैं, ये काम हमसे हो जाएगा, हम कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है छठा सी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यू करना पड़ता है। आप एक बार 10,000 PV चले गए, आपको बाधा आया, आपने अनाउंस किया, कमिट किया, बाधा आया, आपने हिम्मत किया, डर को भगाया, काम किया, अचीव किया, कॉन्फिडेंस आया, फिर क्या होता है? आराम हो जाता है। ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ आदमी धीरे धीरे डिग्रोथ में जाने लगता है। रुकना नहीं है, रुकेंगे तो फिर क्या होगा? कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? नीचे से शुरू होगा। कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर जो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, कैपेबिलिटी आपको लगेगा आप नहीं कर सकते हैं, फिर आपका क्रिएटिविटी जो था वो खत्म होने लगेगा, करेज आपका, हिम्मत टूटने लगेगा और आपका कमिटमेंट छूटने लगेगा। इसलिए कंटिन्यू करना है, कभी भी छोड़ना नहीं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि मैंने अपने पापा की रॉयल जिंदगी को देखी थी, लेकिन वहाँ पीसेस ऑफ माइंड थे। मुझे याद है कि हम लोग पापा के साथ मूवी देखने जाते थे, तो मूवी हॉल में एंटर करने से पहले मैनेजर पूरा रोड खाली करवाता था। फिर जब हम लोग जैसे हॉल में एंट्री लिए, उसके बाद मूवी स्टार्ट होती थी। जब तक लोग कितना भी हल्ला मचा रहे, मूवी ऑन नहीं हो सकती थी। बॉक्सेस मिलते थे, बॉक्स में जाते ही हम लोग बच्चे थे, इंतजार करते थे, तुरंत हम लोग के लिए कोका कोला, फैंटा, समोसा आ गया, तुरंत हम लोग के लिए नाश्ता पानी, ऐसे हम लोग तब
हम लोग पिक्चर हॉल में मूवी स्टार्ट होती थी, हम एंजॉय करते थे, फ्लैग होस्टिंग, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना। मम्मी महिला समिति की मेंबर थी, तो बहुत रॉयल जिंदगी हमने देखा था। लेकिन पापा को कभी भी चैन से परिवार के साथ नहीं देखा था बैठते, हमेशा जी मिनिस्टर के पास जाना, वहाँ जाना, कभी भी चैन से नहीं। पैसा था लेकिन पीसेस ऑफ माइंड थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि पैसा के साथ साथ पीस ऑफ माइंड है। यहाँ भी आपको सम्मान मिलता है, आपको स्टेज मिलता है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और शांति के साथ आप दूसरे को हेल्प करते हुए पैसा बनाते हैं। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा ये बिजनेस है। बस कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसिया, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हम लोग को एक जुनून के साथ इस बिजनेस को कीजिएगा तो जरूर सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी सफलता। जब हम लोग जैसे सिंपल कपल इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। तारीफ कोई जोर से पढ़ सकती है, आप अपने जो बनाना चाहें तो। थैंक यू दोस्त। समय नहीं है, मात्र 12-13 मिनट बचे हुए हैं और 18 साल के जर्नी की कहानी 12-13 मिनट में कहना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सब बहुत लकी हैं। अपने मित्र को, ईश्वर को आप जरूर धन्यवाद दीजिए। देखिए, एक बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव था, वो एक दिन बहुत परेशान था, एकदम अस्त व्यस्त था, बहुत गुस्से में था। उसी समय उसको अपने कक्ष के बाहर रोड पे एक भिखारी दिखाई दिया। जैसे ही उस मैनेजर ने भिखारी को देखा, उसने बोला थैंक गॉड। उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने बोला थैंक गॉड, मैं परेशान हूं लेकिन मैं भिखारी तो नहीं हूं। वो भिखारी आराम से भीख मांग रहा था, जिंदगी चल रही थी उसकी। तभी उसके सामने से एक पागल गुजर रहा था। उस पागल को देखते हुए भिखारी ने बोला थैंक गॉड, तुमने मुझे भिखारी तो बनाया लेकिन पागल नहीं बनाया कम से कम। वो पागल मस्त चाल में चल रहा था। जाते जाते कुछ दूर से एम्बुलेंस दिखाई दिया। एम्बुलेंस में देखा एक व्यक्ति लेटा हुआ है। उस पागल ने भगवान को थैंक यू बोला, थैंक गॉड, तुमने मुझे पागल तो बनाया लेकिन मैं इस व्यक्ति की तरह एम्बुलेंस में लेटा हुआ तो नहीं हूं, मैं बीमार तो नहीं हूं। वो बीमार व्यक्ति जब हॉस्पिटल पहुंचा तो गेट पे ही उसे एक डेड बॉडी निकलता हुआ दिखाई दिया। उस बीमार व्यक्ति ने भी भगवान को थैंक यू बोला, थैंक गॉड, तुमने मुझे बीमार बनाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन मैं इस डेड बॉडी की तरह तो नहीं हूं। लेकिन वो डेड बॉडी किसी को थैंक यू नहीं बोल सकता था। वो डेड बॉडी किसी को थैंक यू नहीं बोल सकता था। एक जिंदा आदमी ही किसी को थैंक यू बोल सकता है। मरा इंसान कभी थैंक यू नहीं बोल सकता है, कभी नहीं बोल सकता है, कितना भी वो चाह ले। आप सब के अंदर यदि कोई सपने जिंदा है, आप यदि जिंदा इंसान तो आप हैं ही, लेकिन यदि आपके सपने जिंदा हैं तो आप आज अपने उस मित्र को जरूर थैंक्स बोलिएगा, जो मित्र आपको यहाँ बुलाया है, और आप जरूर उसको थैंक यू बोलिएगा। आप ये बिजनेस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे मित्र हैं, आपका स्वागत है, आपके हर निर्णय में हम आपके साथ में हैं। लेकिन दोस्त, यह बिजनेस एक बड़ा अजीब बिजनेस है। इस बिजनेस में जो दिखाई देता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, मैं आपको बताऊंगा मुझे 6 टीम कैसे मिले। मैं कोशिश करूंगा हर एक मिनट में 6 टीम के बारे में बता दूंगा आपको। लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊंगा, जैसे ही मैंने बिजनेस शुरू किया, हमारे फ्लैट के एक बड़े ही करोड़पति व्यक्ति रहते थे। मैं उन्हें करोड़पति कहता था क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। उन्होंने बैंक से अच्छा खासा लोन लेकर के स्पंज आयरन का बिजनेस कर रहे थे। और जब उन्हें सुनाई दिया कि मैं एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, तो एक दिन रात में लिफ्ट पे हमें 11:30 बजे वो मिल गए और बोले राकेश जी तुरंत सोइएगा तो नहीं? हम कहे नहीं बिल्कुल नहीं, अभी 1 घंटा है। बोले ठीक है, मैं आता हूं आपके घर में। वो व्यक्ति कभी मेरे घर नहीं आए थे। मैं बैंकर था, वो करोड़पति थे, उनका लोन पंजाब नेशनल बैंक से था, मैं स्टेट बैंक में था, क्यों आएंगे मेरे यहाँ? लेकिन उस दिन वो 11:30 पौने 12 रात मेरे घर आए। कुछ 5 मिनट इधर उधर की बात करते करते बोले राकेश जी सुना आपने एमवे बिजनेस शुरू किया है? हमने कहा हाँ, मेरा भाई का साला भी ज्वाइन किया था, 6 महीना उछला बैठ गया। हम कहा अच्छा ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ। ये सब बेकार बिजनेस है राकेश जी, सब गरीबों का बिजनेस है। वो किट उठा करके यहाँ से वहां दौड़ते भागते चलो, सामान बेचते चलो, लोग को बोलते चलो, ये सब बेकार धंधा है। आप इतने अच्छे मैनेजर हैं, आप आगे बढ़िए बैंक में। बड़ा अच्छा अजीब बात है भाई, ये व्यक्ति हमको क्यों मोटिवेट कर रहा है बैंक में आगे बढ़ने के लिए? इसका क्या इंटरेस्ट है? जो आज तक हम मेरे पास नहीं आया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने उनसे बात करते करते मैंने बोला कि अच्छा आप कितना दिन से स्पंज आयरन का फैक्ट्री लगाए हुए हैं? बोले हो गया 18-19 महीना हो गए, हमके प्रोडक्शन में आ गया। अभी ट्रायल रन शुरू हुआ है,
हम गए तो कितना लोन लगाया आपने? तो बैंक से लिया है करीब 40 लाख 50 लाख रुपया बैंक का है आपने अपना, तो अपना कच्चा पक्का सब मिला करके 20 लाख लग गया है। बहुत अच्छा। तो अभी तो 1 करोड़ रुपया पर मंथ आ रहा होगा ट्रायल रन में। अरे कहां आता है, नहीं अभी कहां, हम कब तक आने लगेगा? तो अभी तो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा, फिर पैसा कमाएंगे। हमने सोचिए बॉस, 60 लाख रुपया आपने पूंजी लगा दिया बैंक से और घर से कच्चा पक्का सब मिला करके 18 महीने हो गए और आपको अभी 1 करोड़ रुपया पर मंथ नहीं आ रहा है, अगले 12 महीना भी आने की उम्मीद नहीं है और आप तैयार हैं उसके बाद 36 महीने के बाद पैसा कमाने के लिए। हमने तो मात्र 4400 रुपया लगाया है, मात्र 4400 रुपया लगाया है। कम से कम 44 महीने तो इंतजार करें। अपने भाई के सालों को बोलिए कि कम से कम 44 महीने तो बच्चा बंदा काम करता। पहले ही दिन क्यों छोड़ दिया? 10 आदमी ना बोल दिया तो क्यों छोड़ दिया? वो 10 आदमी से पूछ के ज्वाइन किए थे क्या? हम अपने सपने के लिए ज्वाइन किए थे ना, दूसरे से सपने के ज्वाइन नहीं करते हैं, अपने लिए ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में 100 घर है और बिजली नहीं है। अचानक कोई आपके जैसा कोई तेज तरार बंदा निकला और वो चला गया शहर में और वहां से एक लैंप खरीद के ले आया, चकाचक लाइट खरीद के ले आया, उसका घर रोशनी हो गया। अब बाकी 99 घरों में क्या रिएक्शन होगा? क्या वो खुशी मनाएंगे कि उनके पेट में दर्द होगा? आप बताइए, दर्द होगा ना? अब दर्द होगा तो दर्द निवारण के लिए क्या उपाय है? 2 उपाय है। वो भी तेज बने, वो भी शहर जाए, वो भी लैंप खरीद के लाए 99 आदमी। और दूसरा उपाय क्या है? उस एक बंदे का आसान काम क्या है? उसका फोड़ दो, वो भी अंधेरा हम भी अंधेरा। तो मैं समझ गया ये बंदा मेरा फोड़ने आए हैं, है ना? ये सज्जन सिर्फ मेरा फोड़ने आए हैं, कुछ नहीं। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कुछ भी करने चाहिए लोग हतोत्साहित करेंगे। आप अपने टैलेंट पे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, आपको पैसा रखना पड़ता है। हम सब वाकिफ है, सचिन तेंदुलकर 15 साल का लड़का खेलने उतरा, 2 टेस्ट मैच खेला था, तीसरा टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गया था, चौथा टेस्ट मैच खेलने उतरा, 4 विकेट पर 22 रन था, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था। उधर इमरान खान और वसीम अकरम क्या तेज तर्रार बॉलर, ये 15 साल का बच्चा, उधर सिद्धू था नॉर्थ ईस्ट के रैंक पे। सिद्धू ने कहा तो मैंने तो सोचा कि बच्चा गया, पहली बॉल आई जूम करके निकल गई, तेंदुलकर को कुछ समझ में नहीं आया। टैलेंट था उसके पास, प्रैक्टिस थी पहले से उसके पास, सब कुछ था उसके पास, तभी 15 साल में वो पिच पे उतरा था, लेकिन टैलेंट काम नहीं आया। दूसरा बॉल आया और सीधे उसकी नाक पे खून का फव्वारा पड़ने लगा, तेंदुलकर गिर गया। स्ट्रेचर आया, फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने उसे अपना दिया, मरहम पट्टी किया और लोग स्ट्रेचर को उठा के ले जा रहे थे। सिद्धू बोलता है मैंने सोचा चलो बच गया, कम से कम चल जाएगा, आराम तो करेगा, नहीं तो यहां तो गया। तब तक तेंदुलकर उठ के बोलता है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। नाक पे पट्टी बंधी हुई है, खून की धारा निकल रही है, तेंदुलकर बोलता है मैं खेलेगा। टैलेंट जो था वो था, एक बॉल में कोई टैलेंट बढ़ नहीं गया था, कोई स्किल बढ़ नहीं गया था, लेकिन उसका पैशन जो है उभर के आया था, बोला मैं खेलेगा। अपोजिशन आपको हमेशा हराने के लिए सोचता है। आप बिजनेस बिल्ड करने चल रहे हैं, सारे लोग आपके अपोजिशन पार्टी हैं, सब लोग चाहेंगे कि आप बिजनेस न करो, आप उसी तरह टिफिन बॉक्स लेकर ऑफिस जाओ, घर आओ, सब लोग यही सोचेंगे। सब लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके अपने भी यही बोलेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके सबसे क्लोज आदमी भी आपको डिस्करेज करेंगे। क्यों डिस्करेज करेंगे? वो आपके दुश्मन नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। जो जानकारी मुझे राकेश कुमार को हो गई थी, वो जानकारी किसी और को नहीं थी, इसलिए वो डिस्करेज करेंगे। आपके साथ यही होता है और आपको डिस्करेज किया जाता है। मैं इसी डिस्करेजमेंट के बीच में मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। मैं पहले बहुत शाही आदमी था, मुझे किसी से दोस्ती नहीं थी, लेकिन बिजनेस बिल्ड करना था तो मैं दोस्ती करना शुरू कर दिया। और मेरा एक बैचमेट था मेरे साथी ब्रांच में, उसकी ट्रांसफर पटना हो गई थी। एक दिन पटना से फोन आया, कैसे हो राकेश? मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। बॉस कैसा है? बॉस से सब लोग त्रस्त रहता है, हम और वो दोनों बॉस से त्रस्त है। बॉस कैसा है? बॉस अपने मस्त में, हम लोग अपने में है, छोड़ो जाने दो बॉस को, मैं तो कुछ दिन में रिजाइन कर दूंगा। क्या रिजाइन कर दोगे? स्टेट बैंक का डिप्टी मैनेजर, जिसका मैनेजर में प्रमोशन होने वाला, बोलता है रिजाइन कर दोगे? हाँ, एक ऐसा चीज में क्या रिजाइन कर देंगे? क्या बताओ? अभी नहीं, फोन पे नहीं बताएंगे, मिल के बताएंगे।
और ऐसा क्यूरियोसिटी जगह कि वो बंदा अगले 2-3 महीने में स्पॉन्सरिंग हुए और उनके साथ एक ह्यूज टीम बनी। आप कैसे स्पॉन्सर करते हैं, आप कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्या आपके अंदर में गट से आप बात करते हैं या आप मीडिया की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी जीत और हार पे। मैंने उन्हें गट से बात किया, मैंने बोला मैं तो रिजाइन करने वाला हूं, रिजाइन किया नहीं था, मैं बोला रिजाइन करने वाला हूं, हो गया 10 महीना 12 महीना 18 रिजाइन कर दूंगा। और उन्होंने इतनी बड़ी टीम बिल्ड की कि वो टीम मेरा एक माने स्ट्रॉन्ग पिलर हो गया है। दैट पर्सन इज नो अदर देन एमरल्ड गोइंग डायमंड मिस्टर नीलकांत दास एंड मिसेस सुष्मिता दास। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आगे चल के हाल में हम लोग बचपन, हम लोग 30 साल से बैंक में साथी थे, फिर बिजनेस पार्टनर हो गए और अभी हम लोग रिश्ते में बन गए और हम लोग हमारे संधि हो गए और हम लोग दोनों हमारी बेटी के विवाह में संधि हो गए। तो ये एक प्रकार रिलेशनशिप आगे बढ़ गया। बहुत बड़ी टीम है कि उसमें किसका नाम लूं किसका नहीं नाम लूं। उस टीम में हमारे डायमंड भी है, मनोज एंड उषा सिंह एक डायमंड उस टीम में निकल गए हैं। अनेक उसमें एमरल्ड फाउंडर्स प्लेटिनम अनगिनत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं लेकिन अनगिनत लोग हैं और बहुत ह्यूज टीम है। और आने वाले समय में आप देखेंगे उस टीम से पटपटा कर डायमंड निकलेंगे, जैसे मकई पटपटाता है ना, पटपटा के डायमंड निकले, डायमंड पर डायमंड पर डायमंड पर डायमंड, हर साल 2-3 डायमंड निकलने वाले हैं। ऐसा आप देखने वाले हैं, आप विटनेस करेंगे। और उसी वो टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो बिजनेस करते करते ये डिस्करेजमेंट के साथ में मेरा भी ट्रांसफर हो गया। जब से रांची से मैं जमशेदपुर आ गया और जमशेदपुर में मैं किसी को नहीं जानता था, सिर्फ एक व्यक्ति को, और जिस एक व्यक्ति को जानता था वो मेरे अपलाइन थे, वो ऑलरेडी बिजनेस में थे, उन्हें मैं बिजनेस में ला नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि बिजनेस कैसे होगा, मैंने कहा होगा। हमेशा आपके पास हार्ड चॉइस है, इजी चॉइस होता है। तेंदुलकर के पास इजी चॉइस था, वो आराम से स्टेशन पर लेट के जा सकता था ना, खून का फव्वारा बह रहा था, कोई कुछ नहीं बोलता, अगले मैच में सिलेक्शन भी हो सकता, हो जाता। लेकिन उसने बोला मैं खेलेगा, हार्ड चॉइस। फिर चोट लगेगी तब मैंने भी हार्ड चॉइस किया, मैं लोगों से दोस्ती करूंगा, चाहे जमशेदपुर हो चाहे कहीं हो, मैं दोस्ती करना शुरू किया। रांची में जब बिजनेस शुरू किया था उसी से मेरा ट्रांसफर एक रूरल ब्रांच में हो गया था। मेरे पास आसान चॉइस था, मैं अपलाइन को बोल देता कि मेरा तो ट्रांसफर रूरल ब्रांच में हो गया, बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस नहीं होगा, 15 दिन में रिलीव होने वाला है, चिट्ठी आ गई है, 15 दिन में रिलीव कर दो। मैंने सोचा इस 15 दिन में इस रांची शहर में 15 आदमी को स्पॉन्सर करेंगे, मैं रहूंगा रूरल ब्रांच में, 15 आदमी ग्रो करेंगे, मेरी 15 आदमी से 5 आदमी की टीम तैयार हो जाएगी। और मैं फटाफट उस 15 दिन काम करना शुरू किया और मेरा वो 15 महीना मैं उसी शहर में रह गया। यदि मैं अपने को डाउन कर देता, मैं काम बंद कर देता, तो काम बंद करने की आदत हो जाती और मैं उसी तरह से फिर 15 महीना पार होता, बिजनेस नहीं बिल्ड होता। लेकिन मैंने हार्ड चॉइस किया कि इस 15 दिन को फ्रूटफुल बनाना है, मुझे काम करना है। उसी तरह जमशेदपुर आके मैं लोगों से बातें करने लगा, कहीं भी जाते थे, कहीं भी लिफ्ट में मुस्कुराना है, दोस्ती करना है, फल वाले पर दोस्ती करना है, वेजिटेबल शॉप पे दोस्ती करना है, डॉक्टर के यहाँ दोस्ती करना है, मेडिसिन शॉप कहीं भी रहे दोस्ती करना है। दोस्ती करते थे तो साइज बात नाम बताते थे, बैंक बताते थे, वो बंदा दोस्ती कर लेता था। जब बिजनेस बनाते थे तो भाग जाता था। कितने लोग तो मेरे घर में बुके लेके आ गए, जब मैंने उन्हें कॉल किया बुके लेके आ गए, मैंने उन्हें बिजनेस दिखाया, भाग गए। कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा था, मैंने उनसे कुछ भी बिजनेस शुरू किया नहीं था, मैंने तो अपने लिए बिजनेस शुरू किया था, मैं अपना काम करते चला रहा था। इसी तरह से एक डॉक्टर साहब के गए, होम्योपैथ डॉक्टर थे, उनके यहाँ मैं गया तो देखा कि जो कंपाउंडर है उनसे अंदर मेडिसिन लाके दे रहे हैं। मैंने उनसे बात किया, मुझे लगा कि कंपाउंडर तो दिख नहीं रहे हैं, ये भी तो बड़े स्मार्ट आदमी दिख रहे हैं, तेज तर्रार आदमी दिख रहे हैं। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर साहब का बेटा हूँ, मैं उनको पापा को हेल्प करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कुछ और करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले मेरे घर आइए, शर्त है पत्नी के साथ आइए, मैं और मेरी पत्नी एक बिजनेस भी कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छा। संडे के दिन था, घर में आए, मैं अंदर रूम में था, किसी ने मेरे घर के मेड ने दरवाजा खोला तो मेरे कान आवाज गई, ओह एमबे है, मालूम होता तो नहीं आते। ऐसा ही मैजिक कॉर्नर बना हुआ था मेरे घर में, ड्राइंग रूम में सेल्फ पे रखा हुआ था। देखते ही बोला ओह एमबे है, मालूम होता नहीं है, शायद यहाँ बैठी हुई भी है। लेकिन मैंने उन्हें बिजनेस दिखाया। ही वाज नन अदर दैट लेट डॉक्टर के प्रसाद राव एंड मिसेस सुधा राव। एक जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। वो मेरे सेकंड टीम यहाँ पर बने जमशेदपुर सर, उनके नीचे ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनी। अभी आपने देखा दो फाउंडर्स प्लेटर उन्हीं की टीम में है, मिस्टर पंकज एंड मिसेस उर्वशी एंड मिस्टर संजय सिंह एंड मिसेस पूनम सिंह। उन्हीं की टीम में दो फाउंडर्स प्लेटर मिले और भी बहुत सारी टीम उनकी ग्रो कर रही है, बहुत सारी टीम और आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला वो एमबे है, लेकिन जब मैंने उन्हें
वाकई में सही प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया। लोगों को सही जानकारी नहीं है, लोग गलत रास्ते पे गलत चीज देखे हुए हैं, और जो लोग देखते हैं आई साइड से उसी को विश्वास कर लेते हैं। आपको उन्हें माइंड सेट से दिखलाना होगा। सूरज हम देखते हैं ना, सूरज उदय होता है, सूरज अस्त होता है, हम बोलते भी हैं सूरज उदय होता है, सूरज अस्त होता है। ये आई साइट है, आंख से देख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या ऐसा होता है क्या? सूरज क्या उदय और अस्त होता है? सूरज अपनी जगह पे है, पृथ्वी घूम रही है, उससे कभी सूरज उदय दिखता है, कभी अस्त दिखता है। ये आपके माइंड में आप जानता है ये बात को, लेकिन हम आंखें देखती है कि सूरज उग रहा है, सूरज अस्त हो रहा है। तो आई साइट और माइंड साइट में अंतर है बॉस। माइंड साइट से इस बिजनेस को देखने का प्रयास कीजिए, आपको इस बिजनेस में ऐसी ऐसी खूबियां दिखेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब रांची में ही था, बॉसेस से पंगे हो रहे थे बैंक में कि एमए बिजनेस बिल्ड कर रहा है। मैं नए व्यक्ति को, मैं आजकल हम लोग डिस्करेज करते हैं कि जल्दी में ऑफिस में मत आप लोग हल्ला कीजिए, ऑफिस मत कुछ कीजिए। हम लोग से बहुत बोल्डली ऑफिस में भी एमए हल्ला करते थे। कोई पूछा था एमए कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं? तब क्या कीजिए, कर रहे हैं, एक स्टैंड ले लेते थे। वो करियर में ना, आज मैं बता रहा था किसी को कि आप जॉब में या तो करियर या तो स्टैंड। साइकिल में करियर और स्टैंड होता है ना, दोनों चीज। एक एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया गया साइकिल, तो ले गया, कुछ दिन बाद आया मालिक के पास, मालिक इसमें करियर नहीं लगवा दे, बड़ा अच्छा है। बोला ठीक है, करियर लगा के दे दिया। फिर आया मालिक, करियर तो लग गया, स्टैंड नहीं है। बोला आइदर यू कैन चूज करियर और स्टैंड। इफ यू वांट करियर डोंट टेक एनी स्टैंड, इफ यू वांट स्टैंड देन डोंट लुक आफ्टर करियर। तो जॉब में यही होता था। तो हम लोग तो इतना थे नहीं, हम लोग तब मुफ्त थे उस समय। तो ऑफिस में पंगा होते रहा, हमारा बॉस से झगड़ा हो गया, बॉस का ट्रांसफर हो गया। बॉस से कहा हमने ट्रांसफर, क्योंकि प्रमोशन हुआ, हमने उनको कुछ कुछ करके हटवा दिया, कुछ पूरा फात किया था हमने उस समय, बॉस को ही हटवा दिया। ये आदमी हमको अड़ंगा पैदा कर रहा है, तो हमने उसे को हटवा दिया था। तो दूसरे जो बॉस आए वो एमवे जानते थे, वो मुंबई से आए थे, वो एमवे का सेमिनार देखे हुए थे, 8,000 रुपया देके सेमिनार देखे हुए थे। तो उनको इससे फीडबैक किया कि वो जो बंदा है ना मैनेजर, वो एमवे करता है, सवाल कराना उससे। तो एक दिन हमको चुप से पूछे क्या करते हो तुम, बड़ा शिकायत कर रहा था। हमने ऐसे ये करते, अरे तो अच्छा चीज है, वो 8,000 रुपया लगता है। मुंबई में गए थे, बोला 8,000 16,000 का पैकेज। हम कहते उतना नहीं लगता, आप 995 से ज्वाइनिंग शुरू हुई थी, 995 कर सकते हैं। बोला हाँ ऐसा, वो स्टार्ट करते हो तुरंत। उनके नीचे उन्होंने किसी को स्पॉन्सर किया, जमशेदपुर में उन्होंने किसी को स्पॉन्सर किया, उन्होंने किसी को स्पॉन्सर किया। डेप्थ जाते 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 हमें वहां पर एक ऐसे लीडर मिले, मिस्टर विजय वर्मा, मिसेस शुभा वर्मा, जो आज गोल्ड प्रोड्यूसर और आगे जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के टीम में हमें दोनों सिल्वर मिले, मिस्टर किशोर एंड मिसेस श्यामला, और मिस्टर पवन एंड एक सिल्वर मिले, दोनों सिल्वर मिले। लेकिन उसी के फिर नीचे हमें मिस्टर हेमंता, मिसेस विजय लक्ष्मी मिली, जिनको आपने देखा है स्टेज जो प्लेटिनम है। ये मेरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन वहां बनी, और मैं हम लोग एमरल्ड जगह थे, आज से 10 साल हो गया। एमरल्ड जाने के बाद हमने बैंक ने और प्रेशर दिया, बोला कि आप चेन्नई चले जाओ। प्रमोशन तो दे दिया था, कुछ दिन हमारे सीजीएम ने हमें रखा बिहार, झारखंड बिहार में, फिर कहा आप जाना पड़ेगा। तो उस समय हमने फिर हार्ड चॉइस रखा। मेरे पास फिर 2 चॉइस था, मैं चेन्नई चल जाता, नौकरी भी करता, 1.5 लाख रुपया किसी को काटता नहीं था, और एमए भी बिल्ड करता। एमए तो ऑल इंडिया का बिजनेस है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरा गोल है कि 45 ईयर्स के बाद जॉब नहीं करना है, तो इट्स हाई टाइम जॉब क्विट कर दो, है ना। सोना का रोटी तो खाएंगे नहीं, जितना पैसा आ रहा है जिंदगी चल जाएगा। और हमने वहां पे एमवे को बैंक को हमने VRS ले लिया। पिछले 1 दशक से मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है 1 दशक से। यदि मैं बैंक में रहता तो भी 6 साल मेरी और जॉब रहती, 6 साल मुझे और कहीं ना कहीं घूमते रहना पड़ता है। लेकिन मैं अपना चॉइस की जिंदगी जी रहा हूँ, अपने परिवार का जिंदगी जी रहा हूँ, माता पिता का सेवा कर सका, उनके अंतिम वर्षों में 5, 6, 7 साल उनके साथ 24 घंटा रह सका, है ना। उनके घर परिवार को मैं देख सका, सब कुछ कर सका। अदरवाइज मैं कहीं कहीं घूमता रहता है। लेकिन इसी दौरान दिल में और शांति आ गई थी, और आराम से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन ऐसा ही करते करते फिर मेरी बेटी, अच्छा हाँ, रांची में ही एक और वीडियो साहब ज्वाइन किए थे, और बिजनेस नहीं हो रहा था उनका। लेकिन सुनने मैं खोज रहा था उनको, मैं सभी पुराने लोगों को मैं बात कर रहा था। तब तक पता चला वो वीडियो साहब यहाँ ट्रांसफर पोटका हो गया है। फिर उनका पता लगा कि मैं उनके घर गया। एक दिन उनके घर में उनके पूरे मोबाइल का हमने लिस्ट उतारा, करीब 600 की 700 नंबर था, उतारा, और उसमें से हमने 50-60 आदमी को सिलेक्ट किया। मैंने कहा मुझे इनसे मिलवाइए। तो उन्होंने मुझे 8-10 लोग से मिलवाए। उसी में एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाए जिसको आप आज ने प्लेटिनम ग्रुप में देखे, ही इज मिस्टर शरद चंद्र भुइया एंड मिसेस संध्या भुइया। उनके घर ले गए और वो आज वहां से प्लेटिनम। तो पुराने लोगों को मैं भूला नहीं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ। आज के लिए भी उनको हमने इन्विटेशन दिया था, लेकिन वो बाहर में है, दूर में है।
लेकिन अभी शायद वो जूम पे शायद वो बाद में उनको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो देखेंगे, उन्होंने मुझसे भेजा है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिएगा, मैं देखूंगा। तो लोग से कनेक्शन बना के रखा तो वो भी निकले। फिर मेरी बेटी 18 साल की हो गई तो मैंने उसे स्पॉन्सर कर दिया। वो पटना यूनिवर्स कॉलेज से बीबीए कर रही थी। बिजनेस में जैसे बच्चों का शुरू होता है कि मैं तो कहीं, हर आदमी चाहता है कि कहीं और कुछ सेटल हो जाए, तो मैं उसके टीम में काम कर रहा था, बहुत सारे स्पॉन्सरिंग किया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। अंत में जब वो ग्रेजुएशन करके वो आई और उसने जब काम शुरू किया तो उसने एक लेडी को स्पॉन्सर किया, मिस्टर सोमी कर्मकार और मिस्टर शंभुनाथ, जिनको आपने देखा इस गोल्ड रिसर्च, और वो इस बिजनेस को बिल्ड किया। उसी दौरान में हमारे फादर जो कॉलोनी में घूमते रहते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, उन्होंने एक व्यक्ति को बोला, उन्हीं के उनसे बहुत छोटे थे, लेकिन उनको उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन का कुछ काम करता है, आप क्यों उसके साथ जुड़ जाते हैं? तो उनके मन में उत्सुकता पैदा हुआ कि क्या है भाई, ये बता रहे हैं। और एक दिन जब मैं टहल रहा था, उनके साथ बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपके पापा कुछ बोल रहे थे, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं क्या? हम कहा अभी पेरिस जा रहे हैं। बोले पेरिस जा रहे हैं? अभी भी वहाँ पर स्ट्राइक हुआ है, अभी जा रहे हैं? हम कहा वो कंपनी का आदमी जाके देख लिया, सब कुछ सब ठीक ठाक है और हम लोग को ले जाएगा, अच्छा से ले आएगा, वीजा हो जाए, हम लोग को कोई कुछ नहीं करना, कर देगा। ऐसा हो सकता है? कहाँ हो सकता है? वो बिजनेस को स्पॉन्सर किए मिस्टर अजीत कुमार एंड मिसेस निशी, उनका नाम था, उन्होंने इस बिजनेस में आए, बहुत तेज तरह काम किए और काम करते करते उन्होंने बहुत लोग से मिलवाया। उसी में उन्होंने हमें मिलवाया मिसेस रजनी राजेश एंड मिस्टर राजेश कुमार, जिनको आप तो इस तरह से हमारी एक टीम, 5वीं टीम तैयार हो गई। फिर मुझे एक्सपेंशन, मैंने तो बहुत लोग को स्पॉन्सरिंग किया, स्पॉन्सरिंग की कमी हमने कभी नहीं किया। मैंने तो एमए से पूछा कि मैंने कितना स्पॉन्सर किया है, मेरा अपना पर्सनल गेसिंग है कि मेरा पर्सनल स्पॉन्सरिंग कम से कम हुआ होगा तो 180 प्लस हुआ होगा, क्योंकि 2010 में हमने कैलकुलेट किया तो उसमें 136 स्पॉन्सरिंग मेरा पर्सनल था, तो अभी मेरा 180 से प्लस हो गया। और उसके बाद मैंने सारा स्पॉन्सरिंग भाव्या की टीम में करना शुरू किया था, तो उसके टीम में भी 100 प्लस स्पॉन्सरिंग होगा। तो अभी तक में 19 साल में मैंने कम से कम 250 से 300 के बीच में स्पॉन्सरिंग किया होगा। डाटा आएगा तो कभी और बताऊंगा मैं आपको। तो उसी स्पॉन्सरिंग मैं कहां से कर रहा था, जहां भी जाए, दुकान में, मॉल में, मार्केट में, मैं लोगों से दोस्ती करता था। कहीं पर टूलेट का ऐड लगा, मैं फोन लगा के बात करता था। कोई इंश्योरेंस कंपनी का नंबर मिला, उससे बात करता था। कोई म्यूचुअल फंड वाला मिला, उससे बात करता था। कोई शेयर वाला मिला, उससे बात करता था। बुलाते थे, प्लान दिखाते थे। पत्नी बोलती थी कहाँ इस समय फंसते हैं, हमें फंसता नहीं है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सब लोग नहीं देखते थे, कुछ लोग देखते थे। वो सही देखते देखते एक व्यक्ति आए, बोले कि सर कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं मिलना चाहता हूँ, आइए, मोस्ट वेलकम, मैं भी तो आदमी ही खोज रहा हूँ। तो वो आए मेरे घर में और मुझे इन्वेस्टमेंट दिखाने लगे और मैंने उन्हें बताया कि आप टाइम इन्वेस्टमेंट वाले जानते हैं? बोले क्या होता है? हम ऐसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा, तो टाइम इन्वेस्ट करें तो बड़ा टाइम मिलेगा। बोले ये क्या होता है? हम कहे आप दिन भर में 24 घंटा काम कर सकते हैं, नहीं 10 घंटा, वहां तो 10 घंटा काम करेंगे, साल में 300 दिन काम करेंगे, 30 साल काम करेंगे, 90,000 घंटा, आप 1 लाख घंटा काम कीजिएगा। लेकिन यदि आपके लिए 10 लाख घंटा काम होने लगे हर दिन, तो ये कैसे होगा? तो आप किसी आदमी में इन्वेस्ट कीजिए अपना समय, उसको कुछ सिखाइए, पहले कुछ सीखिए फिर उसको सिखाइए। यदि आपकी टीम में 100 आदमी हो गए जो 2-2 घंटा काम कर रहे हो, तो 200 घंटा आपके लिए हो गया, 10 घंटा आपका काम, तो 210 घंटा आपका काम हो गया। फिर वो 200 आदमी में अगर इस तरह से 200 आदमी की टीम बना दिए, तो आपके लिए एक ही दिन में 10,000 घंटा काम हो सकता है और 10 दिन में आपके लिए 1 लाख घंटा काम हो सकता है, जो आप पूरी दिन की करेंगे। बातें उन्हें समझ में आ गई और वो बिजनेस शुरू किए। नाउ ही इज आल्सो प्लैटिनम एंड मिसेस रूबी एंड मिस्टर चंदन, आपने उन्हें स्टेज पे देखा। तो इस तरह से 6 टीम तैयार हो गई और हम लोग बिजनेस को बिल्ड किए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, समय खत्म हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सी बातें मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं ज्यादा ओवर टाइम नहीं लूंगा, अदरवाइज अर्जुन जी बोलेंगे कहाँ किसको माइक पकड़ा दिया है, बस छोड़ ही नहीं रहा। बहुत कुछ बोलना था आपसे, लेकिन कभी और बोलेंगे। मैं एक चीज बताऊंगा कि अपना सेल्फ इमेज हाई रखिए, कभी सेल्फ इमेज लो मत कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि आप बिजनेस को नहीं कर सकते, आप हमेशा बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए हिरन जो है ना, हिरन की गति जो है वो करीब 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन बाघ की जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी बाघ जो है वो हिरन को खा जाता है। क्यों खा जाता है? बाघ हिरन को इसलिए खा जाता है कि हिरन और बाघ में जब रेस होता है तो हिरन दौड़ते पीछे घूम के देखता है कि बगवा कितना दूर है। और जो पीछे घूम के देखता है ना, उसी समय हिरन का स्पीड जो कम हो जाता है और धीरे धीरे बाघ उसके नजदीक पहुंचते रहता है और एक समय आता है कि बाघ उसको दबोच लेता है। ये गलती कभी मत कीजिए। आप अपनी स्पीड में चलते रहिए, कभी खोद कर मत देखिए क्या हुआ। बीज को यदि आप रोज खोद के देखेंगे तो बीज कभी पौधा का रूप लेने वाला नहीं है।
तो एक कविता से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो रुक गया है समय 40 मिनट, पहले शायद 5-10 मिनट प्लस हो गया है। गर्व जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें ऐसा। बहुत लोगों ने ठोकर दिया, बहुत लोगों ने ठुकराया, बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन आज उनका नाम याद नहीं है। लेकिन हमें याद है मैं कौन कौन सा देश घूमा हूं। मैं फुकेट गया हूं, मैं मलेशिया का पेनांग शहर गया हूं, मैं बाली गया हूं, मैं स्विट्जरलैंड गया हूं, मैं मेलबर्न गया हूं, टोरंटो गया हूं, दुबई गया हूं, सिंगापुर गया हूं, है ना। और एक जो शहर बीच में साथ छूट रहा है, कनाडा का टोरंटो गया हूं, और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न बोल दिया, टोरंटो गया हूं। अभी हम लोग अंतालिया जा रहे हैं, मार्च में लोग दुबई जाएंगे, फिर 2 ट्रिप और दिखलाया गया है, वहां जाएंगे, फैमिली ट्रिप मॉरिशस जाएंगे, बाकू जाएंगे, बीच में और एक ट्रिप है बुडापेस्ट का ऐसा ट्रिप होगा, है ना। तो वो भी है। तो इतना जगह घूम लिया मैंने इस बिजनेस के थ्रू। लोगों को जो ठुकराए, जो ठोकर दिया, उनका मुझे नाम भी याद नहीं है, ठीक है। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के ही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आपको अपने जिद पर अड़ना होगा, तभी दुनिया आपके साथ आएगी। लोग आपके साथ नहीं आएंगे जब तक आप नहीं अड़ेंगे। और जानते क्यों नहीं आएंगे? लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि ये बंदा जो एमवे हल्ला कर रहा है, ये 2 साल बाद भी एमवे बोलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। लोगों ने देखा है मार्केट में कि लोग आते हैं, एमवे उछलते हैं और छोड़ देते हैं। तो पहले लोग आपको टेस्ट करेंगे, क्या आप टिकेंगे, तब वो आपके साथ आएंगे। तो आपको पहले टिकना होगा और आपको प्रूव करना होगा कि आप वास्तव में एमवे के लिए आप हैं, और आपने सच्चाई के साथ आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इंकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। मिलेगा, लोग बोलेंगे मैनेजरी नहीं चल रही है क्या, नौकरी छूट गया क्या, है ना, तरह तरह की बात बोलेंगे। अविश्वास पे अपने विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय बसा लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। ये इस तरह की बहुत सी पंक्तियां मैंने अपने प्रॉस्पेक्ट के घर से ला करके लिख करके, जब भी मुझे चैलेंजेस आया, मैंने उस लाइन को पढ़ा। जब भी चैलेंज, मैंने उस लाइन को पढ़ा और पढ़ के अपने आप में हमने विश्वास पैदा किया। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना की नायक, तुम्हें क्या करना है लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आप और आपकी टीम, यदि आप चाहते हैं कि आप वास्तव में दुनिया में कुछ कर गुजरना है, ईश्वर ने एक ही जिंदगी दिया है, पीछे की जिंदगी आपको याद नहीं, आगे की जिंदगी पता नहीं। इस जिंदगी में यदि आप केवल अपने जिंदगी की जरूरतों भर से संतुष्ट नहीं है, आपके कुछ बड़े अरमान हैं, बड़े चाहत हैं, तो आप वास्तव में खुश नसीब है कि आज ऊपर वाले ने किसी न किसी माध्यम से आपको इस हॉल में बिठा दिया, आपको एमवे से रूबरू परिचय करा दिया। अब यह आपका ड्यूटी है, इसके बारे में और जानकारी लेकर के आप एक नई दुनिया गढ़ सकते हैं। आपके पीछे लोगों की फौज खड़ी है जो ये चाहते हैं कि आप एक मजबूत निर्णय लीजिए, आप उसमें टिकिए, तब वो आपका हाथ थामेंगे और आप भी एक दिन डायमंड होकर स्टेज पर आइएगा। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। और लास्ट में हो गया, मेरा पार्ट ओवर हो गया। मैं अब कुछ विशेष बात बोलना चाहता हूं, है ना। अब रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है बंद कर दीजिए।